वंदना की लाश मेरे सामने पड़ी थी और मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया। ये सब कुछ कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र वंदना के पास पड़े एक पन्ने पर गई। उसमें जो कुछ भी लिखा था पढ़कर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल था। उसमें ऐसा कुछ था जिसकी कल्पना भी करके रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक और डरावनी कहानी पसंद आए तो आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। मेरा नाम रामनाथ है। रहने वाला तो मैं यूपी का हूँ, पर पिछले कुछ सालों से असम में रहता हूँ। यहाँ रहकर मैं नौकरी करता हूँ, साथ ही मेरी तंत्र विद्या में काफ़ी रुचि है, तो मैं उसे भी सीखता हूँ। तंत्र साधना काफ़ी कठिन होती है। मैं तंत्र में माहिर तो नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत मैंने भी सीख लिया है। मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर तभी एक असामान्य घटना ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। और इसकी शुरुआत तब हुई जब हमारे पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया। परिवार में 3 लोग थे, मिश्रा जी, उनकी पत्नी और उनकी इकलौती बेटी वंदना। जल्दी मैं मिश्रा जी के परिवार से घुल मिल गया था। बातचीत में पता चला कि मिश्रा जी रिटायरमेंट के बाद अब अपने आखिरी दिन बिताने असम आए थे और उनकी बेटी वंदना की शादी हो चुकी थी। वो अपने माता पिता के साथ कुछ दिनों रहने के लिए मायके आई थी। एक दिन की बात है, मैं मिश्रा जी के घर गया हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि रामनाथ, इस घर के नीचे एक तहखाना है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे? वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है और मेरी वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैं वहाँ कभी नहीं गया, पर मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उसमें है क्या। मैंने मिश्रा जी की बात मान ली और उनके साथ तहखाने में जाने के लिए तैयार हो गया। हम लोगों ने एक मसाल साथ ली और चल पड़े तहखाने की ओर। तहखाना काफ़ी पुराना था, उसमें हर तरफ जाले लगे हुए थे और चूहे इधर उधर घूम रहे थे। वो खाली था, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मिश्रा जी की नज़र एक संदूक पर पड़ी। उन्होंने मुझसे बोला, रामनाथ, वहाँ एक संदूक है, हमें उसे खोलकर देखना चाहिए। मैंने एक बार मना भी किया कि रहने दीजिए, इतने पुराने संदूक में क्या ही होगा, पर मिश्रा जी ने जिद पकड़ ली। शायद उन्हें उसमें खजाना मिलने की आशंका थी। आखिरकार हम दोनों उस संदूक को उठाकर ऊपर ले आए और जब हम दोनों ने उसे खोला तो उसमें किसी व्यक्ति का चित्र था, जो देखने से किसी नवाब जैसा लग रहा था। वो चित्र एक लाल कपड़े पर रखा हुआ था। उस चित्र के नीचे किसी महिला का चित्र था। वो शायद उस आदमी की पत्नी होगी। जब हमने उस लाल कपड़े को उठाया तो मिश्रा जी को उसके काम की चीज़ मिल गई। उसके नीचे एक हार पड़ा हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी कीमती लग रहा था। मिश्रा जी उस हार को देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने उस हार को अपनी इकलौती बेटी वंदना को दे दिया। अब इसके बाद मैं अपने घर आ गया। मुझे तंत्र विद्या सीखने के लिए अपने गुरु के पास जाना था, सो मैं वहीं निकल गया और 1 महीने बाद घर वापस आया। वापस आने के बाद मैं मिश्रा जी के घर गया तो उन्होंने बताया कि वंदना की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो हर वक्त किसी सोच में पड़ी रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती, ना ही खाने पीने पर उसका ध्यान रहता है। मिश्रा जी ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया, पर उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब वंदना मेरे सामने आई तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखते ही मैं समझ गया था कि इस पर कोई ऊपरी साया है। ये बात मैंने मिश्रा जी को भी बताई और वो मेरी बात को मान भी गए। उन्होंने बोला, यार रामनाथ, तुम तो तंत्र विद्या में माहिर हो, किसी तरह वंदना को इस मुसीबत से निकालो। मैंने बात को गंभीरता से लिया और मिश्रा जी को सांत्वना दी कि मैं वंदना को ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ सामग्री का इंतजाम करना पड़ेगा। कल रात को मैं आऊँगा और अपनी तंत्र क्रिया वंदना पर करना शुरू करूँगा। अगले दिन मैं मिश्रा जी के घर गया और मैंने वंदना पर तंत्र क्रिया करना आरंभ कर दिया। वंदना इस दौरान शांत रही। आमतौर पर जब भी मैं किसी प्रेत बाधित इंसान पर क्रिया करता हूँ तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, पर वंदना बिल्कुल शांत थी। इसी से मुझे समझ में आ गया था कि ये प्रेत मामूली नहीं है, वंदना बड़ी मुसीबत में थी। मैंने लगभग हफ्ते भर रोजाना तंत्र क्रिया करना जारी रखा और इस दौरान वंदना भी ठीक होने लगी। अब वो सबसे अच्छे से बात करती थी और काफ़ी हद तक सामान्य हो गई थी। वंदना पर किसी जिन का साया था, वो काफ़ी शक्तिशाली था। उसे पूरी तरह से वंदना से दूर करने के लिए मुझे अपने गुरु से मदद चाहिए थी, सो मैं मिश्रा जी को बताकर अपने गुरु के पास निकल गया। जब मैं 2 दिन बाद वापस आया तो
सुबह सुबह ही वंदना का हाल जानने के लिए उसके घर चल पड़ा। मिश्रा जी से मैंने वंदना को बुलाने को कहा, पर आज वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। काफ़ी आवाज़ें देने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आई तो मैं और मिश्रा जी गेट तोड़कर अंदर चले गए। जब मैं अंदर पहुंचा तो वंदना की लाश मेरे सामने पड़ी थी और मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया था। ये सब कुछ कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र वंदना के पास पड़े एक पन्ने पर गई। उसमें जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल था, पर यह सब बिल्कुल सच था। उसमें जो कुछ भी लिखा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। वंदना ने लिखा था, ये उस दिन की बात है जिस दिन पिताजी ने मुझे संदूक में से निकला हुआ हार दिया था। हार को पाकर मैं बहुत खुश थी। उस हार को ले जाके मैंने अपनी अलमारी में रख दिया था। उसी रात की बात है, करीब 1 बजे मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे कमरे में महक आना शुरू हुई। धीरे धीरे वो महक पूरे कमरे में भर गई। उस महक से मैं पूरी तरह मदहोश हो गई। मुझे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का लगने लगा। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी मैंने देखा मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं। मैं उनसे कुछ बोलना चाहती थी पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और वो आकर मेरे बगल में लेट गए। मैं बिस्तर से उठना चाहती थी पर मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था। रात भर जो भी उन्होंने चाहा वो किया। सुबह मैं काफ़ी देर से उठी। रात की बातें मुझे कुछ कुछ ही याद थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सब सपना हो। पूरा दिन इसी उलझन में बीत गया कि वो सपना था या हकीकत। फिर रात आई, फिर वही महक सारे कमरे में भर गई और कुछ ही देर में मेरे पति मेरे सामने थे। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं रहता था। फिर वही सब हुआ जो पिछली रात हुआ था। अगले कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब मुझे ये बात समझ आ गई थी कि ये सब सपना नहीं हकीकत है और वो व्यक्ति मेरा पति नहीं है। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं उससे पूछ कर रहूँगी कि वो कौन है। फिर रात हुई और आज जब वो मेरे साथ बिस्तर पर था तो मैंने उससे पूछ लिया कि वो कौन है और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है। अब वो दोबारा यहाँ ना आए। तभी वो इंसान अपने असली रूप में आ गया। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने रेशमी कपड़े और एक बड़ी सी हीरे की माला पहनी हुई थी। उसने मुझे बताया कि मैं जब जिंदा था तो ईरान में रहा करता था। एक बार मैं और मेरी बेगम इलाहाबाद अपने एक दोस्त से मिलने गए थे। हम दोनों ने सारा हिंदुस्तान घूमा। मुझे और मेरी बेगम को हिंदुस्तान काफ़ी पसंद आया। वो मुझसे जिद करने लगी कि हमें ईरान छोड़कर हिंदुस्तान में बस जाना चाहिए। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने भी अपनी बेगम की जिद मान ली और हम हिंदुस्तान में बस गए। मेरी बेगम और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे और इस बीच मेरा दोस्त भी हमारे घर अक्सर आता रहता था। मेरी बेगम उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। एक दिन जब मैं घर आया तो मेरे घर से सारे गहने और पैसे गायब थे। मेरी बेगम मेरे दोस्त के साथ कहीं भाग गई थी। मुझे तब समझ में आया कि मेरी बेगम हिंदुस्तान में रहने की जिद क्यों कर रही थी। मुझे इस बात से गहरा सदमा लगा। मेरे पास ना ही मेरी बेगम थी जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, ना ही मेरी दौलत मेरे पास थी। मैंने उनकी बहुत खोजबीन की पर वो कहीं नहीं मिले। फिर मैं इलाहाबाद छोड़कर यहाँ असम में इसी घर में आके बस गया। पर मुझे किसी भी हालत में मेरी बेगम से बदला लेना था। मैंने इस संदूक में तांत्रिक से क्रिया करवाई। उसने जो भी कहा मैंने वैसा ही किया और अपनी जान दे दी। उस तांत्रिक ने मेरी आत्मा को इस संदूक में कैद कर दिया और उसने बताया जब तक तुम्हारी बेगम इस घर में नहीं आ जाती तब तक तुम इसी संदूक में कैद रहोगे। मैं सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। वंदना ये सुनकर हैरान थी। उसने जिन से पूछा, मेरे आने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? तब जिन ने बताया कि तुम ही पिछले जन्म में मेरी बेगम थी। इस जन्म में तुमने वंदना के रूप में जन्म लिया है। आज से मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा क्योंकि तुम्हें अब मैंने गर्भवती कर दिया है। तुम्हारे पति को ये बात जब पता चलेगी तो वह तुम्हें अपनाने से मना कर देगा। मेरा बदला पूरा हुआ। ये बोलकर जिन वहाँ से गायब हो गया। वंदना ने अपनी पेट की तरफ देखा तो वो फूला हुआ था। वंदना को पता था कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, उसका पति भी उसे छोड़ देगा। इसलिए उसने आत्महत्या कर ली और ये सब उसने मरने से पहले खत में लिख दिया था। हम वंदना की लाश को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने बताया कि वो गर्भवती नहीं है पर पेट पर मांस बढ़ गया है। पर अब ये बात सुनने के लिए वंदना नहीं थी, वो जा चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे जीवन में घटी एक विस्मयकारी घटना। ऐसी कहानियाँ अभी और भी हैं।
मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।